तो हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के वन शॉट नोट्स कवर करने वाले हैं एंड लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस पे भी नज़र डालेंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बस हमारे पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, कैसे उसका हिस्ट्री शुरू हुआ, कैसे धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल में चेंज आता गया और आज जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो धीरे धीरे कैसे समय के साथ बदल के ऐसा हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्लासिफिकेशन जो होता है, आखिर उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हम पीरियोडिक टेबल का हमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ा। तो जैसे कि आप अपने स्कूल में ही देखे हुए हैं कि हर क्लास में एक अलग अलग लेवल का बच्चे को एडजस्ट किया जाता है। अगर हम क्लास 1 में जाएँ तो उसमें एक लेवल के बच्चे मिलेंगे, क्लास 2 में जाएँ तो एक लेवल के बच्चे मिलेंगे, क्लास 3 में जाएँ तो वैसे वैसे क्लास बाई क्लास उसको अलग अलग बच्चे को डिवाइड करके अलग अलग क्लास में एडजस्ट कर दिया जाता है। और वो ना ही एज के पे होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर बच्चा 14 ईयर्स का है तो उसे हम क्लास 9 में डाल देंगे, या 13 ईयर का है तो क्लास 8 में डाल देंगे। वो एज देख के, उसका नॉलेज एंड उसको जो एबिलिटी है उसको देख के क्लास उससे डिवाइड किया जाता है। वैसे ही ठीक एलिमेंट्स को भी अगर एक स्टडी करना होता है तो अगर हम एक किसी ग्रुप के एलिमेंट को अगर हम स्टडी कर लेंगे तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हमारे कवर में आ जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम अगर किसी क्लास का रूटीन चेकअप करके अगर एक क्लास के अगर हम एक बच्चे का अगर पूरा इंट्रोडक्शन ले लें या हाल जान लें तो लगभग उस क्लास के सारे सिस्टम या क्लास के बच्चे का हम नॉलेज पता कर सकते हैं क्लास में हुआ है क्या नहीं। तो वैसे ही हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। So classification was needed to make the study of element easy and element have been divided into few groups। जो हमें पहले जो था हमें बहुत सारे एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ना पड़ता था, लेकिन अगर हम उसे एक ग्रुप में अगर कुछ मेटल्स को अलग डाल दें या फिर कुछ पार्टिकुलर ग्रुप के को अलग एलिमेंट को अगर हम अलग अलग कर दें तो बस हमें पहले जो बहुत सारे लंबे लंबे एलिमेंट्स के ऑर्डर को पढ़ना पड़ता था, बस हम एक ग्रुप को बस स्टडी कर लेंगे किसी एक एलिमेंट को तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को हम स्टडी कर लेंगे। तो इस चीज़ में सबसे पहला प्रयास किया जॉन वोल्फगैंग डेबोरियन ने। इन्होंने क्या बनाया, एक ट्रेड बनाया। ट्रेड से आपको समझ में आ रहा है वो तीन तीन ग्रुप का एलिमेंट बनाए थे। उस टाइम जब वो बनाए थे तो केवल 3 ग्रुप उन्होंने बनाए थे। एक था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक वैसे ही ये Ca, Sr, Ba एंड Cl, Br एंड I का ये बस 18 एलिमेंट्स का इन्होंने उस टाइम अरेंज करने की कोशिश किया था। तो उनका अरेंजमेंट ये कहता था, व्हेन मासेस ऑफ 2 एलिमेंट इज एडेड एंड डिवाइडेड बाय 2 रफली इक्वल टू द थर्ड वन। अगर हम लिथियम का मास को ले लें तो होता है 6.9। अगर हम पोटेशियम का मास ले लें तो होता है 39.1। अगर हम इसे ऐड करके और 2 से डिवाइड करें, मतलब ये दोनों इस ट्रेड में ऊपर वाले और ये नीचे वाले को अगर हम ऐड करके उसका एवरेज निकालें, डैट मीन्स अगर हम दोनों का ऐड करके और बाई 2 कर दें तो नियरली इसके इक्वल आता है। एग्जैक्ट इक्वल नहीं, नियरली उसके इक्वल आ जाता था। तो उस टाइम तो अभी ये इनका पहला प्रयास था, तो उस टाइम तक तो ज़्यादा बातें नहीं पता थी, लेकिन इतना ही करना बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, इसलिए इन्हें बहुत सारा एडवांटेजेस मिला हुआ था। लेकिन इसके बारे में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बस आपको उस हर एक टाइप के जो भी क्लासिफिकेशन से उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछेगा एंड उसका डिसएडवांटेजेस पूछेगा, एंड उसके बाद जो है उस ऐसे करते करते हम उसको देखते जाएंगे। तो इनके डिसएडवांटेजेस पे गौर करते हैं। सो इनका पहला डिसएडवांटेजेस ये था कि नॉट अप्लाइड ऑन एवरी एलिमेंट्स। उस टाइम तो लगभग 20-25 के आसपास एलिमेंट्स फाउंड थे, बट इनका जो बनाया हुआ ट्रेड था केवल 18 एलिमेंट के ही लिए था। लेकिन अगर हम उसमें भी अगर देख रहे थे तो मासेस जो ये तो फर्स्ट ट्रेड का तो लगभग इक्वल आ चुका था, लेकिन ये अगर हम इन दोनों का कर रहे थे तो मतलब बहुत आगे निकल जा रहा था, मतलब रफली इक्वल के बराबर भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए इनका जो ये ट्रेड था इसको छोड़ दिया गया। तो उसके बाद आए न्यूलैंड साहब।
तो इन्होंने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये 1866 में आया, जिस टाइम 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। इस टाइम तो लगभग बहुत कम एलिमेंट थे 1817 के आसपास, लेकिन 1866 आते आते 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो इन्होंने एक लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम कोई भी अगर 8 एलिमेंट को अगर हम बारी बारी रखते जाते हैं, तो 8वें एलिमेंट के बाद जो भी एलिमेंट आता था उसका जो प्रॉपर्टी था वो पहले वाले के सिमिलर हो जाता था। वो टेबल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पे ये दिया हुआ है H लिथियम BeBCNO, इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो 8वां एलिमेंट है फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले लाइन में आ जा रहा था। इसे सारे गामा पादा नी पे भी यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश किया गया था। तो 56 एलिमेंट को इन्होंने ऑर्डर करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया था। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये जो दिया हुआ था ये बस कैल्शियम तक ही अप्लाइड होता है, जो कि लाइटर एलिमेंट्स थे, ओनली अप्लाइड ऑन लाइटर एलिमेंट्स। एंड इसमें 56 एलिमेंट्स थे। एंड उस टाइम न्यूलन ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि केवल 56 एलिमेंट्स ही इस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एंड उसके आगे नहीं आ सकते। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी 118 है, एंड ये कोई बात मायने नहीं रखता है कि 56 एलिमेंट ही रहेंगे, इसलिए इसे भी हम एक लिमिटेशन मान सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कहा हर 8वें एलिमेंट पे वो प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अपने पीरियोडिक टेबल में फिट करने के लिए उन्होंने एक ही कॉलम में और एक ही रो में दो दो एलिमेंट्स को एडजस्ट कर दिया है, जो कि इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। एंड उसके बाद आते हैं हमारे मेंडली पीरियोडिक टेबल देने वाले। जिस टाइम इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया तो इस टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो उन्होंने जब दिया था न्यूलैंड तो उस टाइम 56 एलिमेंट ही थे, लेकिन मेंडली के आते टाइम 63 एलिमेंट्स आ चुके थे। तो उन्होंने जितना भी एलिमेंट्स था उसको मास के बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश किया। वो बोले कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत फिल इन द ब्लैंक्स टाइप या बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है। एन एक्स्ट्रा रॉ कैन बी इंसर्टेड फॉर नोबल गैसेस। मैं इनकी ऑब्जर्वेशन को दिखाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे सबको एक कार्ड पे लिखा एंड उसे अरेंज करते गए। सपोज उन्होंने ऐसे ऐसे स्लॉट बनाते गए एंड उन्होंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहा एंड ऐसे वर्टिकल लाइन को ग्रुप्स कहा, एंड जितने भी एलिमेंट्स थे उसको पुट करते गए। तो इनकी एक बहुत अच्छी बात ये थी कि कुछ स्लॉट को ये खाली भी छोड़ते जा रहे थे, ऐसा प्रिडिक्ट करते हुए कि आगे भी जो एलिमेंट आएंगे वो इसमें फिट हो सकते हैं। उस टाइम तक तो 63 एलिमेंट थे, लेकिन इन्होंने कहा जो जगह मेरे पीरियोडिक टेबल में जैसे छूट रहा है, आपको एनसीईआरटी में उसका पिक्चर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उस वो जो जगह छूट रहा है उसमें और भी फ्यूचर में और भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे जो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। एंड इन्होंने एक अलग से एक जगह छोड़ा हुआ था नोबल गैसेस को। जितने भी नोबल गैसेस होते हैं जो लास्ट वाले रो में अभी हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर आप देखने की कोशिश करें ये जितने भी नोबल हैं, नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट, उसको एक लास्ट एलिमेंट में इन्होंने ही पुट किया हुआ था। तो इनकी तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक भी निकल के सामने आई एंड बहुत सारे स्पेशल फीचर्स भी निकल के सामने आए, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो आइए हम लिमिटेशंस को देख लेते हैं। इनकी ये जो पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव की, उसमें हाइड्रोजन को कोई अच्छा सा प्लेस नहीं मिला हुआ था, वो हाइड्रोजन को अच्छे जगह प्लेस नहीं किया गया था। एंड इसमें जो आइसोटोप्स होते हैं
जबकि आइसोटोप्स के पास डिफरेंट एटॉमिक मास वाले आइसोटोप्स को भी सेम स्लॉट में वहाँ पे पुट करके रख दिया गया था। एंड सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स वाइल डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस इन द सेम ग्रुप, मतलब बहुत सारे डिसिमिलर एलिमेंट्स भी थे, उसको भी एक ही ग्रुप में पुट करके रख दिया गया था। ग्रुप ये होता है, ये जो वर्टिकल कॉलम होता है, ठीक। एंड यहाँ पे मेंडलीव के बाद सबसे लास्ट में आए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेके हेनरी मूसली, जो कि आए हुए थे 1913 में। तो इन्होंने हेनरी मूसली ने इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो स्टेटमेंट था, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इसे बदल के कर दिया द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इन्होंने मास के बेसिस पे किया हुआ था एंड इन्होंने नंबर के बेसिस पे कर दिया। तो आप लोगों ने देखा ही होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें ये जो होते हैं इसे हम ग्रुप बोलते हैं, जो वर्टिकल्स लाइंस होते हैं उसे हम ग्रुप बोलते हैं, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसे पीरियड्स बोलते हैं। तो इसमें टोटल 7 पीरियड्स हैं एंड इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं। इधर इस साइड वाले जितने भी हुए, यहाँ से एक लाइन होती है जो क्रॉस करती है, इधर वाले जितने मेटल हुए, इधर वाले नॉन मेटल्स हो गए, एंड ये इधर सबसे लास्ट में होते हैं नोबल गैसेस, जो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं, जो कि 18th ग्रुप में आते हैं। तो हम धीरे धीरे इससे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, तो हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम्स के ये टॉपिक होते हैं ट्रेंड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें वैलेंसी होती है, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, एंड कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एक्सेट्रा। तो वैलेंसी कैसे होती है इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं, ये हमारा लेफ़्ट डायरेक्शन हो गया एंड ये हमारा राइट डायरेक्शन हो गया। तो अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका 2 होता है। अब वैलेंसी निकालने अगर आपको आता है तो उससे भी आप देख सकते हैं, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। इस एलिमेंट्स के बारे में हम उतनी बात नहीं करते हैं। एंड इसका अगेन 3, 2, 1 एंड इसका 0। तो अगर हम इसका ट्रेंड के बारे में पूछे तो सिंपल यही आंसर होगा, वैलेंसी कैसे इंक्रीज डिक्रीज करती है। तो शुरू में तो ये इंक्रीज़ कर रही है एंड आफ्टर कार्बन या आफ्टर 14th ग्रुप इट अगेन स्टार्टेड डिक्रीजिंग। तो ये आप देख लेंगे। एंड वैलेंसी के बाद होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, तो आपने अगर बोर मॉडल देखा होगा तो बीच में प्रोटॉन होता है एंड ये साइड में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इसके करते हैं। तो पहले ये जो सेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद इसमें 8 आ सकते हैं एंड इसमें भी 8, 18 या जो भी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन लिमिट, जब ये फुल होंगे तो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें 2 आ सकते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पहला ये जो पीरियड होता है इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, सेकेंड में 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप नोट करेंगे अगर हम हाइड्रोजन के लिए बनाएं तो एक ऑर्बिट में या फिर इस पूरे पीरियड को अगर हम इलेक्ट्रॉन को फुल करने की कोशिश करें तो शुरू में 1 होगा और लास्ट में 2, मतलब ये एक ही में पूरा हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट में 2 होगा एंड इसमें ये 2 ऑर्बिट की ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे एलिमेंट्स के लिए। एंड यहाँ आएंगे तो इसमें 3 ऑर्बिट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से वहाँ तक पूरे भरने के लिए। तो आप यहाँ पे आप लॉजिकली देख रहे हैं, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था एंड हीलियम जो यहाँ पे सबसे लास्ट में आ रहा है उसके लिए हम 2 एलिमेंट्स। तो क्या होगा, बीच में पॉजिटिव होता है एंड यहाँ पे ये निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये सिकुड़ कर और छोटा होगा। आप इसे इमेजिन करने की कोशिश करें, अगर कोई प्लस चार्ज है बीच में एंड यहाँ पे साइड में 1 निगेटिव है और फिर यहाँ पे एक और निगेटिव आ जाए तो ये पहले वाले के मुकाबले इससे और हल्का खींच के इसके पास जाएगा। तो सेम यहाँ पे हम देखें तो अगर हम लिथियम को ले लें तो इसमें
3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 3 हो गया, ये इसको खींचेगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो एक और यहाँ पे देना पड़ेगा, तो ये और निगेटिवली यहाँ पे चार्ज हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये और खींच के पास आएगा। ऐसे करते करते यहाँ आते आते इसका साइज सिकुड़ के छोटा हो गया। तो अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने में ये डिक्रीज करेगा एंड अप टू डाउन आने में ये इंक्रीज करेगा। होप ये आप समझ गए होंगे। अगर समझ ना आए तो वीडियो को हल्का पीछे कर ले, एक बार फिर से इसे देख लें। एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटल्स का सिंपल डिफिनीशन ही ये होता है कि वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अगर हम पहले इस ग्रुप की बात करें तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, लिथियम या सोडियम जो भी हो, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में ये फ्रांसियम होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से इसको दे देना चाहता है। तो ये मेटल सबसे ज़्यादा मेटेलिक हुए, इससे कम हुए, इससे कम, ऐसे करते करते यहाँ पे एक लाइन आती है, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ऐसे जर्मेनियम, ऐसे करके एक लाइन डिवाइड करती है। आपके एनसीईआरटी बुक में ज़रूर दिया होगा, उसको लाइन को अलग कलर से वहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, आप वहाँ पे देख लें। तो उस लाइन के इधर जितने भी एलिमेंट है वो मेटल्स हैं एंड इधर जो है नॉन मेटल है। तो अगर आप मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट क्या होती है, डिक्रीज करती है। लेकिन अगर आप अप टू डाउन की बात करें तो वो इंक्रीज करती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फ्रांसियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखने वाला है। तो अप टू डाउन आए तो यहाँ कम थी, यहाँ कम थी, करते करते यहाँ सबसे ज़्यादा हो गई। एंड अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे याद कर लें नॉन मेटल है, तो यहाँ पे मेटल है तो यहाँ नॉन मेटल, तो इसका मतलब कैरेक्टर धीरे धीरे कम होते होते नॉन मेटेलिक तक पहुँच जा रहा है। तो आप मेटेलिक कैरेक्टर देख लिए, तो नॉन मेटेलिक तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अगर आप ऊपर से नीचे आए तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा और मेटेलिक क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। जाहिर सी बात है, जब एक कम होगा तो दूसरा प्रॉपर्टी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेटेलिक की हम बात कर लेते हैं। तो अप टू डाउन आने में क्या होगा, वो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा एंड लेफ़्ट टू राइट जाने में क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। एंड नॉन मेटल में उसको जस्ट उल्टा कर ले। एंड कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड मेलाबिलिटी, आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेफ़्ट टू राइट जाने में कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। चलिए मैं ये बता देता हूँ। कंडक्टिविटी जो कि एक मेटल की कैरेक्टर होती है, तो लेफ़्ट टू राइट जाने में वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा। सेम वैसे ही डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी का आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसे ही बोलते हैं ट्रेंड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर के लगभग 90% क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। कोई आपको एलिमेंट दे देगा एक्स और उसको बोलेगा वो 14th ग्रुप में है या फिर फर्स्ट ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में है, एंड उसका कुछ प्रॉपर्टी पूछ लेगा। एंड एक और एलिमेंट दे देगा वाई, उसको बोल देगा वो सेकंड ग्रुप में है, एंड इसको बोल दिया सपोज फर्स्ट ग्रुप में है, इसको बोल दिया सेकंड ग्रुप में है। तो बताइए इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा या इसका होगा। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ग्रुप वाले का ज़्यादा होगा और ये इधर से इधर डिक्रीज़ करते जाता है तो वाई के पास कम होगा। सेम वैसे ही ऐसे ही करके क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। एंड ये जो आपने पढ़ा मेंडली पीरियोडिक टेबल का, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, एंड इनका द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने को पूछ दिया जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मूसली पीरियोडिक टेबल। तो आपको बस कुछ प्रॉपर्टी इनकी लिख देनी है, कुछ प्रॉपर्टी इनकी लिख देनी है। बेसिकली आप क्या करें, जितने भी आपको पीरियोडिक टेबल के टाइप जो मैंने बताया, डेबोरिनियर ट्रेड हो या न्यूलैंड, मेंडलीव एंड हेनरी मूसली, सबके मिनिमम 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस को आप याद कर ले। आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे या फिर जो भी आप हेल्प बुक लिए हुए हैं वो आपको मिल जाएगा। एंड 3 डिसएडवांटेजेस को कर ले, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर का वो एकदम से सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाने का कोशिश करता हूँ। सी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? इट हैज़ 18 हॉरिजॉन्टल रोज known as period. It has 7 vertical column known as period. It has 18 vertical column known as group, and it has
7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज ग्रुप एंड इट हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप। मैंने बताया था ऐसे जो होते हैं वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वो 18 होते हैं। जो 18 नंबर पे होता है वो नोबल गैसेस का होता है। वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक। तो सी यहाँ पे फर्स्ट में 2 होगा एंड वो लास्ट तक चला जाएगा तो ये ग्रुप 18 हो जाएगा।